नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर सरकार का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया यूपी ऐप। पीएम बोले तकनीक में किसी से पीछे नहीं भारत। रूपी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जिस पर पूरी तरीके से कैशलेस और कनेक्टलेस यानी कि संपर्क रहित बनाया गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करेगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाए। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ये रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को डीबीटी और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रदेश में हर हित स्टोर योजना का शुभारंभ किया गया। पंचकुला में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल और बाकी अधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं को रोजगार देने के लिए मकसद से हर हित स्टोर खोले जा रहे हैं। सरकार ने 150 प्रोडक्ट्स के लिए 50 कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत निश्चित कमीशन दिया जाएगा। सभी ब्रांड्स का इस्तेमाल इसमें किया जाना है। हरियाणा में 6% बेरोजगारी है जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त, रोजगार युक्त बनाना हमारा लक्ष्य है और इन स्टोरों को खोलने में आवश्यकता पैदा होगी। इन स्टोरों के खुलने से राज्य सरकार के युवाओं को नौकरी तलाशने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने का मॉडल भी पूरा किया जाएगा। तिरंगा यात्रा पर सीएम ने कहा कि तिरंगा देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। 15 अगस्त से पहले 15 दिन का अभियान पार्टी ने शुरू किया है। कार्यक्रम से जनता में देशभक्ति आएगी। किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और बाजार को बढ़ावा देने के लिए हर स्टोर खोलना मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता को दर्शाता है। कॉर्पोरेट घरानों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि उन्हें इन दुकानों को अपने लिए एक छोटे व्यवसाय के अवसर के रूप में नहीं समझना चाहिए, जबकि इन दुकानों को अपनी आपूर्ति और विस्तार के अवसर के रूप में मानना चाहिए। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन भारत की महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। रानी रामपाल की टीम ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। सेमीफाइनल में 49 साल बाद महिला हॉकी टीम ने जगह बनाई है। भारतीय टीम ने गुरजीत कौर के 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किए गोल की मदद से 3 बार की चैंपियन को मात देकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिसमें जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बनाई है। भारतीय महिला टीम की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। पीवी सिंधु ने न केवल एक योग्य पदक जीता है, बल्कि हमने ओलंपिक में पुरुष और महिला हॉकी टीमों के ऐतिहासिक प्रयासों को भी देखा है। पीएम ने कहा कि 130 करोड़ रुपए भारत ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे, क्योंकि ये अमृत महोत्सव मना रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीमों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर और इतिहास में पहली बार जबरदस्त जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। इससे एक दिन पहले पुरुष हॉकी टीम ने भी 49 साल बाद ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। पुरुषों की हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल्स में प्रवेश किया। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि भारतीय महिला हॉकी टीम में 9 खिलाड़ियां हरियाणा से हैं और इस टीम की कप्तान रानी रामपाल भी शाहबाद से हैं। वो संभाल रही हैं, जो हरियाणा के लोगों के लिए गर्व की बात है। मनोहर लाल ने भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि अगले मैच में सभी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पदक जीतकर इतिहास रचेंगे। भारतीय महिला टीम की जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, महिला हॉकी टीम ओलंपिक पर हर कदम के साथ इतिहास रच रही है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, टोक्यो ओलंपिक में प्रवेश कर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम को बहुत बहुत बधाई। पूरे देश को आपकी सफलता पर गर्व है। भारतीय महिला हॉकी टीम की जीत पर गीता फोगाट ने ट्वीट कर लिखा, महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल हराकर इतिहास रच दिया है। शेरनियों को हार्दिक बधाई। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया। हरियाणा की रानी रामपाल से
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही टीम में खेल रही हरियाणा की 9 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भी विज ने हरियाणवी में ट्वीट किया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। विज ने बताया कि रानी रामपाल से उनकी बात हुई और टीम पूरे जोश में है। विज ने कहा कि जितना आत्मविश्वास उन्होंने रानी रामपाल से बातचीत में महसूस किया है, उससे निश्चित है कि वो टीम को ओलंपिक के अंतिम पड़ाव तक जरूर लेकर जाएंगे। मैच में सुरेंद्र ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। सुरेंद्र के पिता ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय हॉकी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, उससे अब पूरी उम्मीद है कि ओलंपिक में टीम मेडल लेकर ही लौटेगी। ओलंपिक में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही सोनीपत की महिला हॉकी खिलाड़ी निशा के परिवार को मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता भिजवाई है। सीएम के प्रतिनिधि ओएसडी गजेंद्र फोगाट निशा के घर पहुंचे और परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। महिला हॉकी खिलाड़ी निशा का घर महज 25 गज में बना हुआ है। गरीबी से जूझते निशा देश को मेडल दिलाने के लिए हॉकी टीम में खेल रही है। वहीं सोनीपत से हॉकी टीम में खेल रही दूसरे खिलाड़ी नेहा गोयल के घर भी गजेंद्र फोगाट पहुंचे और आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से निशा और नेहा की हर संभव मदद की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर दंगल बबीता फोगाट ने कहा कि भारी छोरियां छोरों से कम है क्या। खिलाड़ियों से की अपील कि पूरी जी जान से लड़े, पूरे देश को तुम पर गर्व है। फोगाट का कहना है कि सभी खिलाड़ी हर मैच को अपनी जी जान से लड़े, पूरे भारत को उनसे मेडल की आस है। अपने जुनून और हौसले को बनाए रखें, मैच में अपना 100% दें। पुरुष और महिला हॉकी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अपने मैच पर जाने से पहले तिरंगे की तरफ देखें, अपने हौसले और जुनून को बनाए रखें। महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने पर शाहबाद में जश्न का माहौल। जिस खेल ग्राउंड में रानी रामपाल, नवजोत और नवनीत कौर प्रैक्टिस करती थी, वहां और बेटियां प्रैक्टिस कर रही हैं। खिलाड़ी हरविंद कौर ने कहा, अच्छा लग रहा है कि यहां से खेलकर आई खिलाड़ी ओलंपिक खेल रही है। उसे गर्व है कि वो भी उनके जैसा ही बनना चाहती है। कोच नेहा का कहना है कि पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि ओलंपिक में टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सभी महिला खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन है। हम सब पूरी टीम को विश करते हैं कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए। सरकार का पूरा सपोर्ट है, सरकार आगे भी इसी प्रकार से मदद करती रहेगी। वीरेंद्र सिंह हॉकी कोच ने कहा कि रानी रामपाल बच्चों को हमेशा मोटिवेट करती रही। उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए बहुत बधाई। खेल मंत्री संदीप सिंह पेहुआ नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां पर निरीक्षण के दौरान नगर पालिका के काम में खामियां पाए जाने पर 3 अधिकारियों को मौके पर सस्पेंड कर दिया गया और अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए। खेल मंत्री सिंह ने बताया कि जिन जेई का नगर पालिकाओं के जनवरी महीने में काम पेंडिंग पड़ा था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक अधिकारी 10 मिनट लेट पहुंची थी, उनको भी नोटिस जारी कर दिया है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने होम मिनिस्टर अनिल विज से अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में जहां भी ऐसे अधिकारी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कुरुक्षेत्र के लाडवा हलके में इनेलो कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया, जिसमें अभय चौटाला के साथ इनेलो कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अभय चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति और नीतियों के बारे में अब पूरा प्रदेश अवगत हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठ की राजनीति करती है। चौटाला ने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठ की राजनीति कर रही है। चुनाव से पहले प्रदेश की जनता जो वादे किए थे, उन पर गठबंधन की सरकार खरी नहीं उतरी है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन गठबंधन और केंद्र की किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा है। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन को 9 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 प्रावधानों के तहत मुख्य सचिव हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में उन्होंने कहा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 2 अगस्त सुबह 5 बजे से 9 अगस्त सुबह 5 बजे तक एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। महिला और बाल विकास विभाग से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र और क्रीच राज्य में 15 अगस्त तक बंद रहेंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सलाह दी जाती है कि वो अगले शैक्षणिक सत्र के विद्यालयों को फिर से खोलने की योजना बनाएं और राज्य सरकार के साथ साझा करें। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति करमन मल्लेश्वरी से ठगी करने वाले बिल्डर्स को अग्रिम जमानत मिल गई है। पहली भारतीय महिला ओलंपिक विजेता करमन मल्लेश्वरी से भवन निर्माण में 24 लाख से अधिक की ठगी करने वाले बिल्डर को 16 अगस्त तक अंतिम जमानत दी गई है।
वहीं कर्णम मल्लेश्वरी के वकील का कहना है कि मामले में जीएसटी की चोरी की गई है। फैसला पब्लिक हित में नहीं आया क्योंकि राशि खिलाड़ी तैयार करने के लिए भवन निर्माण की राशि थी। कर्णम मल्लेश्वरी फाउंडेशन से यमुनानगर में वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग सेंटर बनाने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है। भवन निर्माण को लेकर बिल्डर्स ने जो राशि ली थी उसके बाद पेमाई करने पर अधिक ली गई और कंपनी से इसमें 12% जीएसटी दिखाया गया, जो कि 18% लिया गया है। इस तरीके से 24 लाख से अधिक की ठगी की गई है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से हरियाणा के कई जिलों में निचले इलाके में जलमग्न हो गए हैं। गोहाना के बस डिपो परिसर के जबा बरसाती गंदे पानी में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बस डिपो परिसर के साथ लगती विष्णुनगर कॉलोनी के लोगों ने बस स्टैंड पर सूचना दी। बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर ट्रक के पिछले हिस्से से एक कार टकरा गई। कार में एक ही परिवार के पति पत्नी और बच्चे सवार थे। हादसे में परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। वहीं महिला को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। सोनीपत के मोथल में नेशनल हाईवे पर नागल खुर्द गांव के पास सवारी बैठाने के लिए रुके निजी बस चालक और मालिक से लूट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने ड्राइवर को मालिक पर हमला करके 6000 रुपए की नकदी लूटी, जिसके बाद पुलिस को मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 10 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पंचकुला के इंदिरा कॉलोनी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन का अधिकारियों ने रेड की। रेड में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 25 नशे के इंजेक्शन, 600 नशे के कैप्सूल और 25 सीसी एंटी एलर्जी की दवा बरामद की गई है। सेक्टर 16 पुलिस चौकी इंचार्ज ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग नशा सप्लाई करते हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को पंचकुला सेक्टर 1 स्थित कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। वहीं नशे के स्केल में शामिल अन्य लोगों को भी पता लगाया जाएगा। सावन के दूसरे सोमवार के दिन भक्तों की उमड़ी भीड़। कृतिका नक्षत्र लगने के कारण इसका महत्व बहुत बढ़ गया था। भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। कोरोना के चलते उज्जैन में सावन के दूसरे सोमवार पर महाकाल मंदिर में बिना श्रद्धालु के भस्म आरती हुई। महाकाल मंदिर में जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस लगाई है। मास्क डिस्टेंसिंग के साथ ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। 48 घंटे के अंदर की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी। सावन मास के दूसरे सोमवार को सोनीपत में 900 साल के प्राचीन शंभू दयाल मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने भोले बाबा का ध्यान कर आराधना की। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते 3 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों का आरोप था कि लड़की के घर वालों ने साजिश कर लड़की के माध्यम से ऋषि को घर बुलाया और उसके बाद युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। मामले में परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लड़की के पिता, भाई और नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के भिवाड़ी से लगातार आ रहे केमिकल युक्त दूषित पानी और बरसात से धारूहेड़ा की जनता बेहाल है। लोगों के घरों में दूषित पानी घुस रहा है। जाम लगने से सड़क पर वाहनों की लगी लंबी कतारें देखने को मिली। जनता ने लगाए सरकार विरोधी नारे। रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव की अगुवाई में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। स्थानीय लोगों के साथ विधायक चिरंजीव राव ने भी पानी में पैदल चलकर प्रदर्शन किया। करनाल में 25 साल के युवक ने पश्चिमी यमुना नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक तनाव से जूझ रहा था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को सूचना दी। शव को नहर में तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भाग लेने आए 4 युवकों पर दुकान के ताले तोड़कर मोबाइल, गैस सिलेंडर, बर्तन और अन्य सामान चोरी करने के आरोप लगे हैं। मामले में दुकानदारों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 3 युवकों को मौके से दबोच लिया। एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पकड़े गए तीनों आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। पकड़े गए तीनों आरोपियों पंजाब के भटिंडा के रहने वाले और पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल हैं। सोनीपत में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासनिक एहतियात बरतते हुए सभी जरूरी कदम उठा रही है। सोनीपत जिले में अभी तक फसलों को यमुना के पानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के करीब है।
दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के काफी करीब है। ऐसे में अगर और पानी हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया तो सोनीपत जिले में बाढ़ का पानी तबाही मचा सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से घग्गर नदी में उफान है। सुरसा में जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब 33,500 क्यूसेक पानी सिरसा पहुंच चुका है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने इसराना थाने का घेराव किया। भारी संख्या में किसान पहुंचे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। जिलाध्यक्ष की रिहाई को लेकर पुलिस और किसान आए आमने सामने। किसान बोले जब तक सभी किसानों के मुकदमे रद्द नहीं होंगे तब तक वो थाने के बाहर टेंट लगाकर ही बैठे रहेंगे। एसएचओ का कहना है कि जिलाध्यक्ष से एक वीडियो जारी कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 80 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किसान नेता का कहना है कि पुलिस के ही एक कर्मचारी ने किसानों के खिलाफ कराया था मामला दर्ज। उन्होंने कहा कि किसी भी विधायक या बीजेपी नेता ने किसानों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। जींद जिले में साइबर अपराधों को रोकने के लिए साइबर अपराध शाखा ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साइबर सेल के इंचार्ज सोमी ढाका को लगभग 1 माह पहले इसकी जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें टीम के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 बैंक खातों की कॉपी और 2,08,000 रुपए भी बरामद किए हैं। करनाल में सीएम फ्लाइंग टीम ने प्रतिबंधित केमिकल बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में छापेमारी करते हुए सैकड़ों लीटर केमिकल बरामद किया। जिन 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, उन दोनों फैक्ट्रियों पर 34 फैक्ट्रियां शामिल है, जिनको कोर्ट ने बंद करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की रेड के बाद प्रदूषण विभाग, बिजली निगम, पुलिस, एक्साइज विभाग की टीमें भी छानबीन के लिए पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। फैक्ट्री को अवैध तरीके से चलाने के लिए फैक्ट्री मालिक ने बिजली कनेक्शन का जुगाड़ भी फर्जी तरीके से किया था। छापे में खुलासा हुआ कि फैक्ट्री के साथ लगते खाली मैदान में इंडस्ट्री के नाम से बिजली कनेक्शन दिया गया था। जम्मू कश्मीर के सामा के आर्मी कैंप के पास 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इससे पहले भी जम्मू के डोमा में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने वीडियो भी बनाया था। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 30,000 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,17,00,000 के पार। एक दिन में 420 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 3,98,000 से ज्यादा हो गई। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 14 नए मरीज। एक मरीज ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 7,69,000 के पार। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार का वैक्सीनेशन अभियान देश में जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। वादे के मुताबिक सरकार ने 31 जुलाई तक सेट किए गए टारगेट का 94.5% तक पूरा कर लिया है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जुलाई महीने में संभावित वैक्सीन की डोज से अधिक खुराक केंद्र सरकार को सप्लाई की है।